हेलो फ्रेंड्स, तो आपने हमारे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख ही लिए होंगे जिनमें हमने फ्रांस के बारे में बात की थी। अब हम बात करेंगे हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पिछले वीडियो में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा था कि कैसे फ्रांस की क्रांति हुई, कब हुई, एवं हमने फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव आए उनके बारे में पढ़ा। और हमने लास्ट पॉइंट नेपोलियन के बारे में पढ़ा, कैसे नेपोलियन वहाँ का शासक बना, नेपोलियन की हार कैसे हुई और नेपोलियन की शहीदा के बारे में पढ़ा। तो अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हम आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे। हम आज के वीडियो में फ्रांस का एकीकरण पढ़ेंगे एंड सेकंड पॉइंट हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे एंड थर्ड पॉइंट हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी एक राष्ट्र बना। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट हम यूनान का एकीकरण पढ़ेंगे कि कैसे यूनान एक राष्ट्र बना। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम फ्रांस का एकीकरण जानने से पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे फ्रांस में आंदोलन बढ़ते गए या फिर उनका प्रचार कैसे हुआ। उस समय तो ना टीवी थी ना कोई दूसरे साधन थे जिसके कारण प्रचार हो सके, तो फिर कैसे फैले। हम यह जानने के बाद फिर फ्रांस का एकीकरण पढ़ेंगे कि कैसे फ्रांस में एकीकरण आया और उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने फ्रांस में एकीकरण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रांस में कौन से लोग या फिर कौन से वर्ग थे। तो फ्रांस में दो वर्ग थे। पहले वर्ग था कुलीन वर्ग, ये सबसे अमीर एवं धनवान लोग थे, इनके पास सारी संपत्ति होती थी एवं बाकी वर्ग इनके नीचे काम करते थे। इनकी सारी संपत्ति गाँव में होती थी एवं ये सब शहर में रहते थे। इनकी बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी और इन सबकी जीवन शैली एक जैसी थी और ये फ्रेंच भाषा बोलते थे और ये आपस में शादी कर लेते थे। अब बात करेंगे हम हमारे दूसरे वर्ग के बारे में। हमारा दूसरा वर्ग है कृषक वर्ग या श्रमिक वर्ग। ये लोग खेती करते थे। इनमें से बहुत सारे लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, इस कारण वो दूसरे के यहाँ पर खेती करते। इनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी एवं ये सब गाँवों में रहते थे। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण वर्ग की जो 19वीं सदी में उभर कर आया, उसका नाम है मध्य वर्ग। अब हम जानेंगे इस वर्ग के बारे में। इस वर्ग के लोग सभी शिक्षित थे। इसी वर्ग ने आंदोलनों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से आंदोलनों का प्रचार किया। इस वर्ग के अंदर श्रमिक, व्यापारी एवं किसान सभी साथ में थे। जो शिक्षित लोग थे इसमें मिले हुए थे। इन लोगों का मुख्य आधार था उदारवाद, मतलब आज़ादी। इनका मानना था कि प्रचार और प्रसार के माध्यम से हम आज़ादी ला सकते हैं। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। पहली है ज़ालवेराई। आप में से बहुत सारे इसके बारे में जानते होंगे। इसे 1834 में प्रशा की पहल पर बनाया गया। यह एक शुल्क संघ था। इस संघ ने शुल्कों के अवरोध को रोक दिया एवं मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। अब हम बात करेंगे दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसका नाम है एले, यह कपड़े नापने की एक इकाई। ये दोनों चीजें परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने आपको यह बताई है। अब हम बात करेंगे 1815 के बाद क्या हुआ, मतलब नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार के बाद क्या क्या बदलाव हुए। सबसे पहले मित्र राष्ट्रों ने वियना में एक सम्मेलन बुलाया और आपको तो पता ही होगा कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से। अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। इस सम्मेलन का नाम कांग्रेस था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की। अब हम जानेंगे इस सम्मेलन में कौन सी संधि हुई। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। इस सम्मेलन में वियना की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वियना हुई। इस संधि में निम्न नियम लागू हुए। पहला नियम था बूर्बो वंश की फ्रांस के शासन में वापसी। नेपोलियन द्वारा जीते गए सारे राज्य फ्रांस से वापस ले लिए जाएंगे एवं उन राज्यों को मित्र राष्ट्रों को दे दिया जाएगा। एवं तीसरा नियम था फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य बनाए गए ताकि फ्रांस फिर से अपना विस्तार ना कर पाए। नेपोलियन द्वारा बनाया गया 39 राज्यों का महासंघ मतलब जर्मनी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब हम बात करेंगे फ्रांस में एकीकरण कैसे आया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूसेपी मैत्सनी के बारे में, जिन्होंने फ्रांस के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका जन्म जेनोआ में 1807 में हुआ था। ये सबसे पहले कार्बोनरी गुप्त संगठन के सदस्य बने। इसके बाद इन्होंने 2 संगठन बनाए, जिसमें से पहले संगठन का नाम है
यंग इटली। इसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं इन्होंने दूसरा संगठन बनाया जिसका नाम है यंग यूरोप। इसके अधिकतर सदस्य जर्मनी के लोग थे। यंग यूरोप संगठन ने 1831 से 1848 तक बहुत सारे क्रांतिकारी विद्रोह किए और अंततः ऑस्ट्रेलिया ने इन विद्रोह को दबा दिया। फिर इसके बाद फर्डिनेंड पिडमेंट के शासक विक्टर एमेनुएल ने फ्रांस के एकीकरण का भार अपने ऊपर ले लिया। उन्होंने रोम, वेनेशिया और इटली का एकीकरण करवाया। अब हम बात करेंगे विक्टर एमेनुएल के मंत्री काउंट काउर के बारे में। ये एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इन्होंने फ्रांस की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ युद्ध लड़ा एवं इन्होंने उत्तर एवं मध्य इटली का एकीकरण करवाया। अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने फ्रांस के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम है गैरीबोल्डी। इनका पूरा नाम जूसेप्पे गैरीबोल्डी। इन्होंने अपने कर्मचारियों की सेना बनाकर युद्ध लड़ा। इन्होंने दक्षिण इटली में एकीकरण करवाया था। दक्षिण इटली के किसानों ने इनका बहुत समर्थन किया एवं इन्होंने ही फ्रांस में गणतंत्र लाया। फ्रांस में गणतंत्र लाने के बाद इन्होंने सारी सत्ता विक्टर एमेनुएल को सौंप दी एवं स्वयं लोक कल्याण के कार्य में चले गए। अब आपको समझ में आया होगा कि फ्रांस में एकीकरण कैसे आया। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की। मेटरनिक द्वारा कहे गए कथन अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन मेटरनिक ने किसे बताया? जोसेपी मैथ्सनी को बताया है। अब बात करते हैं मेटरनिक के दूसरे कथन की। जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब अगर फ्रांस में आज़ादी का आंदोलन हुआ तो इसी तरह पूरे विश्व में उसका प्रचार हुआ। अब हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण की। जर्मनी छोटे छोटे राज्यों से बना था। आपको पता है वह 39 राज्यों के महासंघ से बना था जिसे नेपोलियन ने बनाया था। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कलाकारों, किसानों, चित्रकारों एवं शिक्षकों ने निभाई। इन्होंने ही आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। शुल्क संघ मतलब जालवरीन को ऑस्ट्रेलिया ने कुचल दिया या फिर खत्म कर दिया, जिसके बाद आंदोलन में तीव्रता आ गई। लोगों ने बहुत सारे आंदोलन किए एवं मंत्री बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध किए, जिसके कारण जर्मनी को आज़ादी मिल गई एवं प्रसा के राजा विलियम प्रथम को वहाँ का शासक बनाया गया। फिर विलियम प्रथम ने उसी वर्ष 1871 में 18 जनवरी को अपने पुत्र काइजर विलियम को वहाँ का राजा घोषित किया, जिसके बाद काइजर विलियम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संधि की जिसे फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के बीच शांति स्थापित की गई। अब हम बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क के बारे में। इनका पूरा नाम ओटो वन बिस्मार्क था। ये प्रशा के राजा विलियम प्रथम के मंत्री थे। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एकीकरण के लिए सेना की शक्ति को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क से 7 वर्षों में 3 युद्ध किए, जिनमें इन्हें सफलता हासिल और इन्हीं के कहने पर 18 जनवरी 1871 को काइजर विलियम को जर्मनी का नया सम्राट बनाया गया। अब हम बात करेंगे यूनान के एकीकरण के बारे में कि कैसे यूनान एक राष्ट्र बना। यूनान कला, विचार और सभ्यता के मामले में अपने चरम पर। आप सब यह जानते ही होंगे। आप सब ये जानते होंगे कि फ्रांस की क्रांति से अधिकतर देश प्रभावित थे, तो उसी प्रकार यूनान की राष्ट्रीयता भी फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थी। यूनान के लोगों ने एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम था हेक्टरिया फिलिके। इस संस्था के द्वारा वे आंदोलनों का प्रचार और प्रसार करते थे। अधिकतर राष्ट्रों की तरह यूनान में भी स्वतंत्रता युद्ध के बाद ही आई थी। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा और आप सब कुछ समझ चुके होंगे। हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न किया था कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर है B.R. अम्बेडकर। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर है। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। अब बात करेंगे हमारे फास्टेस्ट 3 पार्टिसिपेंट। हमारे पहले पार्टिसिपेंट है किलर वाईटी। इन्होंने सबसे जल्दी उत्तर दिया था। हमारे दूसरे सबसे तेज पार्टिसिपेंट है शुभराज सिंह डोडिया।
एंड हमारे थर्ड सबसे तेज पार्टिसिपेंट है हर्ष सिंगल। हमारे किसी भी पार्टिसिपेंट ने पूरा सही उत्तर नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ शॉर्ट नेम ही बताया। हमारा आज का सवाल आज के पाठ से संबंधित हमारा सवाल है, लुई सोलवे का शासनकाल कब से कब तक था? अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो प्लीज़ कमेंट द आंसर।